बेटा अगर चार्ज ने स्पेस में मूव करना है तो आपको पता है वो क्या होता है, तो भी उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, तो भी उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब एक जुमला बोलूंगा आपको पता चल जाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होता है भाई, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जब चार्ज क्या करता है, वो स्पेस में मूव करता है, तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। और उस पूरी कहानी को कुल मिला के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा वाला चार्ज मूव कर रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन तो नहीं मूव कराते हैं हम, सूरज से जमीन तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्या आते हैं, फोटॉन्स आते हैं। क्या आते हैं भाई, खैर ये मेरा चैप्टर कहीं और निकल जाएगा, मैं अभी क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ाना चाहता, ये मैं वहां चला जाऊंगा। वहां पे जाके फोटॉन्स जब मूव होते हैं तो उनका मास क्या होता है, उनका चार्ज क्या होता है, उनकी एनर्जी कितनी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है। इट इज सच अ चैप्टर विच विल इंक्लूड क्या, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कैरेक्टर। हमें तो लगता है कि वेव्स का सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर होता है। A2 के वेव्स के चैप्टर में साबित ही क्या करना है कि जो वेव्स सूरज से जमीन तक आ रही हैं उनकी सिर्फ वेवलेंथ नहीं है, उनका सिर्फ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो टेबल नहीं है, वो 10 की पावर कहां से कहां तक जाता था, 10 की पावर पता नहीं -18 से +3 तक या -24 से कहीं ना कहीं तक हमने 4 3 2 1 2 3 4 इस तरह का कुछ सीक्वेंस बनाया हुआ था। किसके लिए, ईदर फॉर वेवलेंथ और फॉर फ्रीक्वेंसीज। हम आगे किसी चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि वो असल में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो फील्ड्स की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। फील्ड की स्ट्रेंथ किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों होती है, किसी चार्ज की वजह से होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, किसी चार्ज के मूव करने की वजह से होती है। तो दोनों क्यों होंगी, तो जो असल में जा रहा होगा क्या पता चार्ज हो। अब कैसा हो कैसा ना हो ये तो अगला कोई टॉपिक है। ये कौन सा टॉपिक है जी, ये भी का टॉपिक नहीं है। मैं अभी चार्ज की मूवमेंट पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन मैंने चार्ज की मूवमेंट इन द स्पेस नहीं पढ़ानी है। वो मेरे मुंह से निकल गया कि इन द स्पेस पढ़ानी है, तो एक एग्जांपल कहां तक ले जाएगी मुझे। अगर मुझे मूव चार्ज को मूव कराना है इन द स्पेस, तो मैं फिर किधर चला जाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक चला जाऊंगा। पता नहीं कौन सी वेव्स है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, यू नो ये वेव्स वो वेव्स, ठीक है। और उस गामा रेज में से जाकर फिर अगर मैंने कहीं कोई एक नाम होता है कैथोड रेज, कैथोड रेज पढ़ाना स्टार्ट कर दी तो वो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है जी। खैर नहीं नहीं नहीं, नहीं। आगे 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 किधर किधर है, वो नहीं पढ़ाना, मेरा टॉपिक ही नहीं, मैं तो जाना नहीं चाहता भाई। मुझे तो पढ़ाना है सर चार्ज की मूवमेंट आपको आती है, कौन सी वाली आती है, आपको वायर्स में से चार्ज मूव करता है ये तो पता है ना, ये तो प्रॉपर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हुई है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाना चाहता हूं। मैं न्यूक्लियर के साथ मैग्नेटिज्म या मैं क्वांटम के साथ मैग्नेटिज्म या मैं वेव्स के साथ मैग्नेटिज्म नहीं भी जोड़ना चाहता। मैं अभी फिलहाल क्या पढ़ाना चाहता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। हाँ जब ये खत्म हो गए तो शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसके एंड पे स्टार्ट कर दूं और वहीं से क्वांटम फिजिक्स में चला जाऊं। अभी क्या करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपके दिमाग में एक खिचड़ी मचाई है कि क्या सीक्वेंस मेरा डेवलप होने वाला है कि अभी आपने मैग्नेटिज्म का क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रॉपर वायर्स वाला काम करना है। फिर इसमें से हम क्या पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकालें और फिर उसमें से हम कहीं फोटॉन्स और जो भी आपका क्वांटम फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है उस तरफ चले जाएंगे। बहरहाल अभी मैं इतना आगे नहीं जाना चाहता, अभी मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने बातें की हैं वो 10-15 दिनों बाद मैं उन बातों तक पहुंच जाऊंगा। अभी जो बात चल रही है वो क्या है अभी बात चल रही है, अभी तो पहली बात चल रही है, अभी तो पहला लॉ चल रहा है, अभी तो बड़ा ही कोई बेसिक लॉ चल रहा है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से, ठीक है। और हमने उस साइंसदान का नाम इग्नोर ही करना चाहिए, फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। क्या करना है हमें, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऐसे ही पढ़ना है। पहला लॉ कैसा, क्या है जी पहला लॉ, देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अराउंड क्या जी, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसका पैटर्न चेक करना हो तो चेक कैसे होता है, आयरन फिलिंग से। अगर उसकी डायरेक्शन डिटरमिन करनी है तो कैसे होती है, मैग्नेटिक नीडल की कंपास से। और अगर उसका बल्कि एक और काम भी होगा, एक काम करते हैं, मैं कोई नोट्स लिखवाना चाहता हूँ जनाब से। मैग्नेटिक फील्ड में से कहाँ जी हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपका जो लॉ नंबर 1 है वो क्या है जनाब साहब,
there is always a magnetic field around क्या, around a current carrying conductor। प्लीज बताइए, इस लॉ को आप याद रख लेंगे, इसको आपने अपने दिमाग में रखना है, जैसे न्यूटन का पहला लॉ। वैसे एक बात है, उधर भी न्यूटन का पहला लॉ, वैसे हमने न्यूटन करना होता है, ठीक है। असल में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वी शुड कॉल इट क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का नाम इसलिए लगा देते हैं कि सर वो चैप्टर है पूरा उसकी बुनियाद पर है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम साइंसदान के नाम को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, लॉ नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब भी कभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम आपके सामने लिया जाए तो क्या दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए, जैसे मोशन की बात में ना सबसे पहली बात क्या आती है कि सर जी एन ऑब्जेक्ट continues to remain in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it। फिर क्या बात आनी चाहिए, when an external unbalanced force is applied on object, the object क्या करता है, accelerates in the direction of the applied force such that वो पता नहीं directly proportional to क्या होता है, F net होता है, और inversely proportional to क्या होता है, mass होता है। उस तरफ फिर हमारा पूरा एक काइनेमैटिक्स या डायनामिक्स या मैकेनिक्स डेवलप होता है। यहाँ पर अभी मैंने इसी तरह 1 by 1 करके अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डेवलप करना है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दिस सिलेबस। आपका जो A2 का सिलेबस है, पहले जो 3 चैप्टर्स जो आपने देखे हैं वो सर्कुलर और ऑसिलेटरी अलग अलग चैप्टर्स थे, जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। सर्कुलर बिल्कुल अलग है, लेकिन मैंने सीक्वेंस ऐसा डिजाइन किया कि उसी के फार्मूले का सीक्वेंस ऑसिलेटरी में आ रहा था, तो मैंने दूसरे नंबर पर ऑसिलेटरी करा दिया। फिर मैंने ग्रेविटेशनल पढ़ाया, वो अलग से कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग से कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों को क्यों जोड़ दिया कि उसके फार्मूलों का सीक्वेंस क्या हो रहा था, उसके फार्मूला का सीक्वेंस आपस में मैच हो रहा था, तो जोड़ दिया। अभी ये मैग्नेटिज्म की बात है, परमानेंट मैग्नेट्स की बात है, फिर ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात आएगी। तो अब यहाँ से आगे एक नया फिजिक्स डेवलप होने वाला है, जो हमें 1 महीना 1.5 तक हम इसको महीने तक इस साल इसको कैरी करते रहेंगे। इसके अंदर आई थिंक ऑलमोस्ट 50% सिलेबस है। ये जो हमारा मैग्नेटिज्म कब जब से स्टार्ट हुआ है, चलो 50% शायद मैंने ज़्यादा कह दिया है, आई वुड से कि पहले 4 चैप्टरों को 40% कह देता हूँ, इस एक चैप्टर को 40% कह देता हूँ, और बाकी जो रह जाएगा उसको 20% कह देता हूँ। मतलब सिलेबस मेरे दिमाग में ऐसा, अगर उसको उसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ना देखा जाए, कॉन्सेप्चुअल देखा जाए, फिजिक्स देखी जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक पहले 4 चैप्टर्स वाली 40% फिजिक्स है। ये वाहिद एक अकेला सेक्शन जब तक अपनी बात पूरी नहीं करेगा, जिस दिन इसने अपनी बात पूरी कर ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले ने, ठीक है, अपनी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली भी, साथ में फिर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैं जाऊंगा क्वांटम वाली भी, क्वांटम के साथ न्यूक्लियर वाली भी। तो जब ये खत्म होगा ना, तो आप सही का सर जी आखिरी चैप्टर वैसे ही छोड़ दें आप, ठीक, छोड़ूंगा उसको भी नहीं, उसको मैंने को 5-10% बोला है, ठीक है, कोई मेडिकल फिजिक्स है, कोई लटरम पटरम ऐसी फिजिक्स भी है, लेकिन बहरहाल दिस इज समथिंग जिसमें आपको वाकई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऐसी फिजिक्स है जो कि AS में कभी आपको नहीं मिलती, ठीक है। O लेवल में अगर ये मिलती भी है तो बड़े बकवास तरीके से मिलती है, ठीक है जी। ये असल में इतनी मुश्किल है या इतनी कॉम्प्रिहेंसिव या इतनी डिटेल्ड है कि O लेवल में इसको होना ही नहीं चाहिए। O लेवल में इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत आसान भी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। बहुत मुश्किल क्या है कि आप उस तक इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पहुंचा सकते। अगर आप सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म O लेवल में पढ़ कर आए, A स्टार भी लेकर आए होंगे, मैं भी खड़ा करूंगा कहानी सुनाऊं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो 2 जुमले सुनाएंगे बस आप मुझे, तीसरे जुमले पे आपकी कोई लफ्ज ही नहीं आएगा आपको कि सर क्या होता था इसके अंदर, ये क्या इसका मकसद है। वो जो आपने गुड़िया वाली मिसाल मैंने आपको कल दी, या कोई टॉय वाली मिसाल दी, वो क्या चल रहा था उसके अंदर, क्या सीन है उसका, मतलब क्या काम है मकनातीस का, बिजली के साथ क्या काम है, ठीक है, या उसका बेसिक काम क्या है, तो उसका ऑर्डिनरी काम क्या है, तो उसका एडवांस्ड काम क्या है, तो उसका बहुत एक्स्ट्रा लेवल का काम क्या है, वो हमें बिल्ड करना पड़ेगा अभी, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे एक एक लफ्ज को बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से उसको समझने की कोशिश करें। जब मैंने वर्ड मैग्नेट बोला था तो मैंने उसके इर्द गिर्द के सारे डिक्शनरी के अल्फाज निकाल दिए कि मैग्नेट का लफ्ज मैग्नेटाइट से निकला है, कि मैग्नीटो से निकला है, कि मैग्नेटिक से निकला है, ठीक है। वो मैग्नेट क्या है क्या नहीं है। उसी तरह जब मैंने परमानेंट मैग्नेट की बात की तो मैंने कहा जी बार मैग्नेट है या हॉर्स शू मैग्नेट है, या 2 मैग्नेट्स के दरमियान में क्या है, तो ऑपोजिट एंड्स के दरमियान में क्या है, तो लाइक एंड्स के दरमियान में क्या है, तो बीच में आयरन आ गया तो क्या होगा, बीच में स्पेस आ गई तो क्या होगा, ठीक है। अब मैं किधर जाना चाहता हूँ, अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाना चाहता हूँ कि करंट आ गया तो क्या होगा। इसकी मैंने आपको सबसे पहली बात क्या समझाने की कोशिश की है कि जनाब साहब ये जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, क्या हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर? सर जी बेसिकली इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब प्योरली इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिजिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब हर चार्ज के लिए वर्ड इलेक्ट्रो ही है। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स इज नॉट ऑलवेज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इट्स द फिजिक्स फॉर चार्जेस दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, दैट कैन बी प्रोटॉन्स, ठीक है। लेकिन बहरहाल द वर्ड इज इलेक्ट्रो या जो भी। तो चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, चार्ज के कॉन्सेप्ट के साथ क्या सीन है? चार्ज के कॉन्सेप्ट के साथ मैग्नेटिज्म का सीन सबसे इंपॉर्टेंट जुड़ा है, जो हमने आज तक इग्नोर किया है। हमने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा है? अगर आप ओ लेवल में सबसे पहले लेक्चर पे जाएं, एटम का सबसे जो पहला लेक्चर होता है जिसमें आपको एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं, वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं उसमें जब आपको इलेक्ट्रॉन पढ़ाया जाता है तो आपको ना ऐसे पढ़ाया जाता है कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चार्ज। मैथ के बारे में हम कहते हैं गोली मारो, उसका मैथ क्या होता है? नेग्लिजिबल। हम उसको कहते हैं जी एस मतलब जीरो लिख देते हैं। वो क्या होता था? 1 ओवर पता नहीं कितना, 1/1836 लिखते थे, समथिंग लाइक दिस। बच्चों को बस ये बताने के लिए भाई तूने इसका मैथ सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं सोचना? वो जिनका सोचना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बहुत हैवी हैं, उनके मुकाबले में इसका मैथ बहुत, वो बेटा वो खुद भी बेचारों का मैथ बड़ा कम है। वो कौन सा कोई बहुत बड़े कोई जमीन जितने मैथ्स हैं, वो एक का मैथ्स 10⁻27 है तो कोई बहुत बड़ा होता है, दूसरे का 10⁻31 है। तो -27 हाँ कहते सर उससे 2000 गुना छोटा है, तो चलो उस हिसाब से कम इग्नोर मार दो, लेकिन वो खुद बेचारा कौन सा बड़ा है। तो हम अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूं एट दिस स्टेज, चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन का होता है, बहुत अच्छी बात है पता है। लेकिन ओ लेवल के पढ़ाने ने, ओ लेवल के पैटर्न ने क्या किया? ओ लेवल का पैटर्न ये करता है कि आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या तस्वीर डेवलप करता है? इट इज समथिंग दैट इज ओनली चार्ज्ड, मतलब उसका चार्ज समझाता है। मैथ्स कहता है इग्नोर मारी, वॉल्यूम भी इग्नोर मार, उसकी मैग्नेटिज्म तक तो हम जाते ही नहीं कभी। केमिस्ट्री में तुम्हारी कभी मैग्नेटिज्म आई नहीं, तो उसने इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका तो नाम भी नहीं लिया कभी, इवन मैंने भी नहीं लिया, ना ओ लेवल में नहीं लिया ना ए लेवल में लिया। केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉन पढ़ाया जाता है तो वहां हम सिर्फ क्या कहानी सुनाते हैं, भाई इसने लूज करना उसने गेन करना, वहां हमारा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हाँ लूज करने से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, गेन करने से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज हमारे लिए वो रिडॉक्स केमिस्ट्री में बड़ा मैटर करता है कि कौन प्लस है कौन माइनस है। तो हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का क्या पढ़ाते हैं? बस चार्ज। ठीक है जी, कि बच्चे को बताओ जब भी ई लिखूंगा ऊपर माइनस लिखूंगा, जब भी ई लिखूंगा ऊपर। लेकिन आपकी इतला के लिहाज से बेटा जब मुझे ई की इलेक्ट्रॉन की ग्रेविटी निकालनी पड़ी ना, तो मैं उसका मैथ्स इन्वॉल्व करूंगा। आता है पेपर में, कभी दिमाग खराब हो गया, कहेगा जी एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन सामने पड़े हैं, बताओ बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? तो क्या करेंगे आप? सवाल छोड़ देंगे? नहीं भाई, Gmm/d² लगाएंगे। जी आपको पता है इसका मैथ्स पहले पेज पे गिवन होगा, उसका मैथ्स भी पहले पेज पे गिवन होगा, तो क्यों ना निकालें ग्रेविटेशनल फोर्स? अब बोले सर हैं अच्छा उधर भी होगी, क्यों नहीं होगी भाई, मैथ्स है उनका। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगी ना। मैथ्स 10⁻31, इसका मैथ्स भी 10⁻31, कैपिटल G 10⁻11, तो कितने हो जाएंगे? कुछ 60 10⁻60 -70 कुछ तो जवाब आएगा ना भाई। तो हमने कौन सा कोई ऐसे सवालों को छोड़ दिए, लेकिन हम सोचते नहीं, हमें लगता है कि बीच में मतलब वो इलेक्ट्रॉन का मैथ्स ही नहीं है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड ओनली। आपकी इतला के लिए अर्ज है, चलो मैथ्स तो फिर भी आप कुछ ना कुछ हद तक मानते हैं, चार्ज तो मानते हैं, बस क्या नहीं मानते थे? इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म नहीं मानते। हाँ एक और चीज भी नहीं मानते, इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द न्यूक्लियरिज्म भी नहीं मानते हम। क्यों? सर वो न्यूक्लियर के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस के, तो फिर उसके बीच में से बीटा माइनस किस खुशी से निकलता है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाँ सर वो प्रोटॉन के अंदर से पता नहीं कुछ निकला है। खैर वो भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं जाके पढ़ा लूंगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अंदर में से कुछ निकला है तो निकला है, कोई इलेक्ट्रॉन जैसा पता नहीं क्या होता था, कोई न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटा नेगेटिव एमिशन, बीटा पॉजिटिव एमिशन। ठीक है, वहां जाके हम परेशान हुए थे तो सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है यार? वो तो केमिस्ट्री वाला इलेक्ट्रॉन तो होता ही किधर है? पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में। पहले शेल में कितने? 2, दूसरे शेल में कितने? बस हम इसी फटे में होते हैं। तीसरे में कितने? ओ लेवल वाला कहता है 8 होते हैं, ए लेवल वाला क्या कहता है 18 होते हैं। वो केमिस्ट्री का अपना फटा डेवलप हो गया, उसको निपटाते निपटाते हम A2 तक पहुंच गए। ठीक है, क्या छोड़ दिया?
उसका जो इलेक्ट्रिकल उसके इर्द गिर्द फील्ड है केमिस्ट्री में वो भी डिस्कस की, उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर वो भी डिस्कस नहीं की, और उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियन नंबर का दर्जा भी नहीं दिया। वो तो ठीक है, नहीं देना चाहिए क्योंकि सर वो न्यूक्लियस में है ही नहीं, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो न्यूक्लियस के अंदर अगर चला जाए तो उसका भी होता होगा कोई ना कोई न्यूक्लियरिज्म, है जी। अब वो क्या होता है उसका न्यूक्लियरिज्म, ये कभी मेरा दिमाग खराब हुआ तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जाकर इलेक्ट्रॉन जो देखेंगे, अभी नहीं चाहे जी वापस जाए तो क्या नहीं करना जी, क्या क्या हुआ। अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो मास भी हर मैटर का होता है, चार्ज भी हर मैटर का होता है, मैग्नेटिज्म भी हर मैटर का होता है, न्यूक्लियरिज्म भी मैटर का होता है। ये दुनिया में ना, पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में अभी तक की डिस्कवर्ड देयर आर 4 फंडामेंटल, दे कॉल फंडामेंटल फोर्सेस। क्या कहते होती 4 है। कौन कौन सी? मास की वजह से ग्रेविटेशनल, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल, चार्ज ही की वजह से क्या मैग्नेटिक, या उन दोनों का मिक्सचर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और यह क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर वाली एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, या फिर उस बाकी कोई ना कोई इनका मिक्सचर ही होता होगा। बेसिकली फोर्सेस कितनी है? 4 ही। ये 4 पढ़ ली आपने, फिजिक्स खत्म। आपने इसमें से क्या पढ़ लिया भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी हो गई है ना, इलेक्ट्रिकल का काम पूरा हो गया है ना, ठीक है। एक काम रहता है न्यूक्लियर का, काम पिछले साल कहीं पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। इस साल है उसका अजीब से कोई मसला है, वो रेडियो एक्टिविटी के इक्वेशनें लिखवानी है, और लिखवाई भी मैंने, वो एक्सपोनेंशियल सी जो इक्वेशन नहीं लिखवाई थी, वो किसकी कल परसों कैपेसिटेंस में लिखवाई थी कहीं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाली, ठीक है। बिल्कुल डीटो कॉपी वही शक्ल है किसकी? रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन की, क्योंकि उसका ग्राफ भी कैसा है, उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसका ग्राफ समझाने में, उसका इक्वेशन समझाने में, उसका हाफ लाइफ समझाने में। इधर क्या समझा रहा है? ईथ लाइफ, ये तो बहुत बुरी चीज थी ईथ लाइफ, वो हाफ लाइफ तो बहुत आसान होगा इसके मुकाबले में, ठीक है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द सेक्शन, यू नो, ये जो इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द बिगेस्ट सेक्शन, एंड देयर इज दिस न्यूक्लियर फील्ड। ये 4 बातें जो है ना हमारी फिजिक्स एक्चुअली कंप्राइज करती है। ओ लेवल का फिजिक्स भी यही होता है, पूरे ए लेवल का फिजिक्स भी यही होता है, पूरी दुनिया में बीएससी फिजिक्स में भी यही होता है, तो एमएससी फिजिक्स में भी यही होता है, फिजिक्स में जो भी पीएचडी होती है यही होती है, इन्हीं 4 के इर्द गिर्द बात घूम रही होती है। बहरहाल अब ये बातें आपने, ये चारों फोर्सेस आपने आसमान पे जाके सितारों के दरमियान लगानी है, या आपने किसी एटम के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगानी है, या आपने किसी लैब में जाकर एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगानी है, ये तो अब सवाल का स्टेटस है कि वो हमें आसमान पे लेके जाता है कि जमीन में लेके जाता है, किसी एटम के अंदर लेके जाता है, या जो भी कराता है। हमें इन 4 नेचर की, इन 4 फोर्सेस को समझना है। कौन कौन से वाली? नंबर 1 ग्रेविटेशनल, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल। अब ये मैं आपको वैसे एक फिजिक्स बिल्ड कर रहा हूँ आपके दिमाग में, कि जब भी कभी आपसे कोई बात पूछे कि जनाब साहब ये फिजिक्स क्या होता है, मैं वैसे अक्सर मैं एक चीज नोट करता हूँ, ओ लेवल का बच्चा ना बेचारा जल्दी जल्दी में क्या कहता है, ओ लेवल बच्चे से पूछो ना जिसने सिर्फ O1 पढ़ा हो, तो वो क्या कहेगा? डिफाइन फिजिक्स सर जी इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस, क्योंकि उसने वो पहले मैकेनिक्स वाले चैप्टर में सिर्फ न्यूटन के लॉ में फोर्स ही पढ़ी होती है, ड्राइविंग फोर्स तो पता नहीं, वो उन फोर्सेस को क्या समझता है, वो पढ़ना है पूरी फिजिक्स में, ठीक है। क्या है वो सही रहा है? सोच बस थोड़ा बेचारा गलत रहा है। वो क्यों कहता है स्टडी ऑफ फोर्सेस? क्योंकि उसको O1 में सिर्फ कौन सी पढ़ाई जाती है? ये वेट शेट हो गया, टेंशन वेंशन हो गई, वो ड्राइविंग हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, लेकिन असल में जुमला उसका ठीक है कि इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल की वजह से मैग्नेटिक, या प्योर मैग्नेटिक, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और न्यूक्लियर। तो यही 4 फोर्सेस है ना। हाँ, अब इन 4 फोर्सेस की वजह क्या है, मतलब ये किसकी वजह से है, इनकी वजह से कौन है, ये किसकी वजह से है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से है? मैसेस की वजह से। इसकी वजह से क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स किसकी वजह से है? सर ये चार्जेस की वजह से है। तो इसकी वजह से क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है सर। ये न्यूक्लियर फोर्स किसकी वजह से है? सर ये न्यूक्लियॉन्स की वजह से है। तो इस फोर्स की वजह से क्या है? सर न्यूक्लियर एनर्जी है। अब मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से है? मैग्नेटिज्म की वजह से है। तो इसकी वजह से क्या है? सर कोई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। अब ये क्या है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कोई नहीं होती। होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होती है मैग्नेटिक एनर्जी, या मैग्नेटिज्म से पैदा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मेरा अल्टीमेटली टॉपिक है जी। क्या कर रहा है मैं वैसे आजकल उधर क्या पैदा कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, बिजली। क्या पैदा किया मैंने वहां पे, बेटा इधर भी क्या पैदा करूंगा, बिजली। अब इस चैप्टर का मकसद भी क्या है, मकनातीसों को इस्तेमाल करो, खिलौने को घुमाना है। क्या कर रहे हैं जी, खिलौने को गोल गोल घुमाना है, या खिलौने को ऑसिलेट कराना है, या खिलौने को भगाना है, या क्या कराना है क्या नहीं कराना। हमें इससे बिजली, ऐसे एनर्जी पैदा करनी है। वो कैसे पैदा करनी है, उसके लिए मैंने सबसे पहला लॉ आपको ये लिखवाया है कि जनाब साहब, वायर जब होगी उसके बीच में से चार्ज जब मूव करेगा, तो असल में जब चार्ज मूव करेगा थ्रू अ वायर, तो उस वायर के इर्द गिर्द क्या होगा, देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या, अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इट्स एक्चुअली नॉट अ कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर असल में तो मूविंग चार्ज है। अरे मैंने पेज के हेडर में कुछ लिखवाया होगा आपको, नहीं, कल के लेक्चर में मूविंग चार्ज का जिक्र नहीं किया हमने। पुत्र ये पेजेस उठा लेना सारे मुताबिक। हाँ लिखा हुआ है हमने, ऊपर की लिखा हुआ है कि if the charged particle is stationary then there is only electrical field around it, and if the charged particle is moving then क्या, then there is not only an electrical but also a magnetic field around it। यहाँ तक किसी को परेशानी है जी, तो यू नो हाँ, जब चार्ज मूव करता है तो हम उसको कहते हैं जी there is a current, बल्कि मुझे लिखना चाहिए था there are 3 different effects of क्या, of moving charges। there are क्या, इस जुमले को थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि ऐसे पीछे मूविंग चार्जेस की बात हुई है। इस जुमले को लिखें, देयर आर 3 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ अ करंट। ना लिखिए, करंट बाद में लिखेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस व्हेन दे पास थ्रू अ कंडक्टर। व्हेन दे पास, पिछला जुमला थोड़ा सा करेक्ट करो भाई। देयर आर 3 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस when they pass through a conductor, when they pass through a conductor। तो मैं उसको लिखूंगा ना, पहले इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है जी। असल में इलेक्ट्रिकल करंट उसका इफेक्ट है, बेसिक चीज क्या है, तो मैंने इसलिए असल में तो अगर आप टॉपिक देखें ना, मैंने ऊपर टॉपिक ऐसे डेवलप किया कि चार्ज पार्टिकल व्हेन स्टेशनरी ओनली इलेक्ट्रिकल, व्हेन मूविंग देयर इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड। तो अब अगला जुमला चार्ज पार्टिकल के बारे में होना चाहिए ना। मैंने क्या लिखा, देयर आर 3 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस व्हेन दे पास थ्रू अ कंडक्टर। व्हेन दे पास थ्रू अ कंडक्टर क्या जी, नंबर 1 इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, नंबर 2 हीटिंग इफेक्ट, एंड नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए था, जो मैंने नहीं लिखवाया, कि देयर इज अ करंट इन द वायर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, देयर इज अ करंट इन द वायर। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, देयर इज heat energy dissipated in the wire. What is magnetic effect, there is a magnetic field around the wire। तो हाँ, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की तरफ मैं नहीं जा रहा, कि जिसमें क्या लिखा होगा कि देयर इज अ इलेक्ट्रिकल करंट इन द वायर, फिर हम लिखेंगे तो हीटिंग इफेक्ट की तरफ मैं नहीं जा रहा, देयर इज अ हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन द वायर। किधर चला गया मैं, किधर जी, मैग्नेटिक इफेक्ट की तरफ। क्या था वो मैग्नेटिक इफेक्ट, कि सर जी देयर इज क्या, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड around a current carrying conductor, around a charge, around a moving charge, या around a current carrying conductor। ये current carrying conductor बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मूविंग चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, जस्ट मसला क्या है कि मैं मूविंग चार्ज को स्पेस में नहीं मूव कराना चाह रहा, मैं चार्ज को स्पेस में मूव नहीं कर, मैं चार्ज को किधर, किसी बंद डब्बे में मूव करा रहा हूं। बंद डब्बे में नहीं, बंद वायर में। बंद वायर मतलब एक मीडियम दे रहा हूं चार्ज को मूव करने के लिए कि तुम इसके बीच में से मूव करना। और कैसे दे रहा हूं सर, वो असल में वायर के अंदर ही होते हैं क्या, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग नहीं है, मोबाइल है। मूव करेंगे कब, जब हम धक्का देंगे, जब हम उसको क्या करेंगे, कोई ईएमएफ सीएमएफ जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी वोल्टेज अप्लाइड है, क्या वोल्टेज प्रोड्यूस्ड है, क्या वोल्टेज प्रोवाइडेड है, वो एक कॉन्सेप्ट होगा, पूरे एक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट की वजह से चार्ज मूव करेगा। तो जब वो चार्ज मूव करेगा तो हम कहेंगे जी वायर में करंट है, फिर हम कहेंगे वायर में हीट है, फिर हम कहेंगे वायर में नहीं, वायर के इर्द गिर्द क्या है, वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा एक बेसिक फलसफा है। मैं चाहता हूं इसको प्लीज लाजमी अब्जॉर्ब करिए। किसी को मसला इस बात से, ठीक है। इसके बाद अब हम लेयर बाय लेयर
अगली बातों को डेवलप करते जाएंगे। पहली बात क्या डेवलप हो गई कि चार्ज व्हेन मूविंग हैज 3 इफेक्ट्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल, हीट एंड मैग्नेटिक। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट? दैट चार्ज व्हेन इट इज मूविंग is said to have produced a current. The charge when moving is said to have produced a heat energy. The charge when moving is said to have created magnetic field around it. अब इनकी आपस में तीनों की क्या सीन है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का हीटिंग इफेक्ट के साथ क्या सीन है? हीटिंग इफेक्ट का मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ क्या सीन है? या मैग्नेटिक इफेक्ट का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ क्या सीन है? हाँ है। अगर आप कहें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की वजह से होता है करंट, आई होता है, तो हीटिंग इफेक्ट का ताल्लुक भी आई के साथ ही है। वो फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा आपने, I²R×T या VIT नहीं तो वो पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, या एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी कौन सी वाली? हीट एनर्जी जो पैदा हुई है किस पर डिपेंड करती है? पावर इज VIT या I²RT या V²/R×T। इस तरह की हैं इक्वेशनें हैं पीछे आपके इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के अंदर सारी, परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। ये ओ लेवल को भी मैं पढ़ाता हूँ ये वाली इक्वेशनें, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या इक्वेशंस है। अब जो मैं अगली बात करने लगा, बड़ी गौरतलब बात, जैसे आपने कहा सर हीट जो पैदा हो रही है उसका ताल्लुक भी, उसका भी करंट वाले इफेक्ट के साथ ताल्लुक है, तो जो मैग्नेटिज्म पैदा होगा क्या उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ ताल्लुक होगा? बिल्कुल होगा भाई। क्या उसकी कोई इक्वेशन होगी? 100% होगी भाई। ठीक है, यही तो मैंने पढ़ाना है। मेरा भी टॉपिक ही क्या है, जैसे ओ लेवल के बच्चे को मैंने क्या पढ़ाना जरूरी समझता है कि उसको पढ़ाना क्या है, जो वायर में हीट पैदा हो रही है इसका वजह, इसका मतलब इसका करंट के साथ क्या ताल्लुक है। उसको इक्वेशन पढ़ाई जाती है ना कि करंट की क्या इक्वेशन है। ठीक है, क्या इक्वेशन तक पहुंचता है अल्टीमेटली वो हीट एनर्जी के लिए? VIT तक या I²R×T तक जाके पहुंचता है। तो आपको भी मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिज्म जो पैदा करनी है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है इनिशियली या मैग्नेटिक एनर्जी पैदा करनी है अल्टीमेटली, मुझे उसका फार्मूला डेवलप करना है। किसके साथ? उसका फार्मूला डेवलप करना है करंट के साथ। लेकिन मुझे लगता है मैंने तो ड्राइंग भी डेवलप नहीं की हुई अभी, फार्मूला तो मैं एंड पे डेवलप करूंगा। अभी मुझे क्या डेवलप करना है, जो आपके पास कौन कौन सी, एक स्ट्रेट वायर है, फिर एक फ्लैट सर्कुलर कॉइल है, फिर एक लॉन्ग सोलिनॉइड है। मुझे उनका सबसे पहले पैटर्न, फिर उनका डायरेक्शन, हाँ उसके बाद उनका क्या, उसके बाद मैं उनका फॉर्मूला डेवलप करूंगा। पहले मुझे क्या डेवलप करना है जी? पैटर्न डेवलप करने के लिए आपको मालूम है हम क्या देखते हैं, हम वो फिलिंग्स स्प्रिंकल करते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई कंपास यूज करते हैं। और फार्मूला डेवलप करने के लिए क्या करूं, या तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी देख लूंगा या किसी साहब का, किसी साइंसदान का लॉ ले आऊंगा बीच में। क्या करूंगा भाईजान? या तो मैं क्या करूंगा, ओ लेवल में जैसे करते थे, ओ लेवल में फार्मूले कैसे बनाते हैं? प्रोपोर्शनैलिटियों से, कि यार इसका ताल्लुक उसके साथ है, इसका ताल्लुक उसके साथ है, ये डायरेक्ट ताल्लुक है, ये इनवर्स ताल्लुक है, ये ऊपर आ जाएगा ये, या तो ये आ जाएगा, या कुछ सीधा सीधा लॉ होगा, उसकी स्टेटमेंट होगी, लिखूंगा तो फार्मूला उसमें से खुद ही निकल आएगा। आई बिलीव मुझे 3 काम करवाने हैं। क्या काम जनाब साहब? मुझे आपको मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फार्मूला, 3 काम मुझे करवाने हैं। तो आई थिंक आज के लेक्चर की जो पहली हेडिंग आपको डेवलप करनी चाहिए वो क्या है जनाब साहब? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या? अराउंड अ स्ट्रेट, अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिखें या करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर, ये लिखें। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या? अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हेलो, मैग्नेटिक फील्ड around a long straight current carrying wire. This is today's topic. Around a long straight current carrying wire. करंट कैरिंग क्या है जी? वायर है, स्ट्रेट है, लॉन्ग है, उसके इर्द गिर्द मुझे क्या चेक करना है जी? मुझे उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है। और मुझे मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या चेक करना है जनाब साहब? मुझे उसका
पैटर्न चेक करना है, फिर मुझे उसकी डायरेक्शन चेक करनी है, और फिर तीसरे नंबर पे मुझे उसका स्ट्रेंथ, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फार्मूला डेवलप करना है। लो जी, पैटर्न की तरफ जाते हैं जनाब साहब। पैटर्न के नीचे मुझे बात बताइए क्या करूं जी पैटर्न के लिए? सर पैटर्न के लिए कोई आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें। क्या डिजाइन करूं अभी? सर एक कार्डबोर्ड लेता हूं। क्या लेते हैं जनाब साहब? एक कार्डबोर्ड ले लिया जी, इसके बिल्कुल सेंटर पर एक सुराख कर देता हूं। नहीं मैग्नेट नहीं रखना, तो वायर की बात करनी है। कैसा इसमें मैग्नेट रख लें? वो तो जब मैंने मैग्नेट की फील्ड निकालनी तो मैं इसमें मैग्नेट रख लूंगा, और आयरन फिलिंग्स मुझे भी क्या निकालना? मुझे तो स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेनी है, उसके इर्द गिर्द क्या करना है? फील्ड चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे एक स्टैंड ले लूंगा, स्टैंड के साथ इसको यूं करके कहीं हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दूंगा, इसके बिल्कुल सेंटर में सुराख कर दूंगा, सुराख करके बीच में से वायर निकाल दूंगा, और वायर यूं करके इसके बीच में सेंटर होगी, यहाँ से निकली होगी, और बाकी बैटरी शैटरी साइड पे लगा लूंगा, और क्या करूंगा? करंट ऑन करूंगा। तो इस वायर के इर्द गिर्द क्या होगा? पता कैसे चलेगा किधर है? आयरन फिलिंग्स लेकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा, तो पेज के ऊपर जो जादू होगा, या पेज के ऊपर जो आयरन फिलिंग्स का एक मखसूस पैटर्न होगा, वो क्या होगा? अब वो क्या पैटर्न होगा क्या नहीं होगा, आपको ड्राइंग की बनी हुई है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? आयरन फिलिंग्स सारी की सारी अपने आप को गोल गोल तवाफ के मूड में एक गोल गोल डायरेक्शन के चक्कर में क्या कर देंगी? अरेंज कर लेंगी, और हम उसको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अब उसके लिए मैं रटे क्या मरवाऊंगा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का रूल क्या होगा, उसमें फ्लेमिंग्स का फार्मूला क्या होगा, तो फराडे क्या होगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी, वो तो सब बात की बात है। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि जनाब साहब क्या करिए, आई थिंक आयरन फिलिंग्स के एक्सपेरिमेंट में एक कार्डबोर्ड सा बनाइए, ये लो जी। क्या किया जनाब साहब? जरा बैटरी की पोलैरिटी को चेक कीजिएगा कि मैंने कहां पे पॉजिटिव टर्मिनल रखा है और कहां पे नेगेटिव टर्मिनल रखा है। ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है और नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। ये स्विच है, स्विच को क्या करना है? मैंने ऑन करना है। तो ये कौन है? एम मीटर है, इसने क्या करना है? डिफ्लेक्ट करना है, इसने करंट को मेजर करना है। जब इसने करंट को मेजर करना है तो करंट ने ये यहां से आकर ये इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, इसमें से वायर में से निकलकर ऊपर जाना है, यहां से इधर जाना है, यहां से इधर। चलो जी, बैटरी का जो भी ईएमएफ था, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? ईएमएफ। सर्किट में क्या ट्रेवल होता है? करंट। इस वायर के इर्द गिर्द क्या पैदा होता है? पैदा होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। क्या पैदा होता है जी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैदा कैसे? यार जो भी है, इस तरह से मैंने कोई 2-3 सर्कल्स बना दिए हैं, 1 2 3 4 बनाए हैं। आई थिंक 3 वुड बी इनफ टू एक्सप्लेन के दूर दूर जा रहे हैं। 3 सर्कल्स वुड बी इनफ टू एक्सप्लेन के जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो उनके बीच का गैप ज्यादा होना चाहिए। खैर बहरहाल अभी तो मैंने पैटर्न दिखाना है, अभी तो मैं जस्ट क्या दिखा रहा हूँ? पैटर्न दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद अभी मैं इसकी डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप आई होप आपने पैटर्न का नाम क्या रखा होगा आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट को देखकर। जब इस पे आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करेंगे तो व्हाट इज दिस पैटर्न? स्पाइडर शेप पैटर्न नहीं है? नहीं भाई, वो किसका था? बार मैग्नेट वाला था। कैसा? स्पाइडर शेप था। ये कौन सा है? कॉल इट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओ लेवल में एक लफ्ज पढ़ा होगा आपने, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंटर, जिन सब के सेंटर्स कौन होते हैं? कोइंसाइड होते हैं। क्या होते हैं जी? एक ही होते हैं। अब ओ लेवल में आपने कैसे पढ़ा है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब आई बिलीव ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है, जिनका सेंटर सेम है। कौन है? कॉन्सेंट्रिक।
मैथ्स में क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की क्या डेफिनेशन है जी, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। सर्कल्स, इन सब का सेंटर कौन है, इन जितने भी 2 3 4 सर्कल्स इनका सेंटर कौन है, सर जी इनका सेंटर है ये वाला पॉइंट इनका सेंटर है, और इसका सेंटर भी यही है, इसका सेंटर भी यही है, उसका सेंटर भी यही है, सबका सेंटर यही है, तो दे कॉल्ड क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्शन की तरफ। आप ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर्स का जुमला इस ड्राइंग के नीचे लिख दीजिए, इस ड्राइंग के नीचे जाके लिखिए जी कि उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स which are क्या, which have the same centers, which have the same centers। अच्छा, आगे आ जाइए डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन के लिए मुझे क्या काम करना है, डायरेक्शन के लिए आई थिंक मुझे क्या बोलते हैं जी, वो कौन सा वाला काम, प्लॉटिंग कंपास जो है, वो मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल वाला एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसका क्या करूं, सेम यही ड्राइंग बनाएंगे, सेम यही ड्राइंग होएगी। अब मैं इधर क्या करूंगा, जैसे ही ये सर्किट ऑन होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये ईएमएफ, ये स्विच ऑन, सर्किट ऑन होगा तो यहां से करंट आएगा, करंट इधर जाएगा, करंट ऊपर जाएगा, एंड अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ इसकी स्पेस में क्या रखना है बच्चों, मैग्नेटिक कंपास नीडल रखूंगा, यहाँ पे रखता हूँ, वो क्या पॉइंट करेगी, इसने क्या पॉइंट करना है जी, इस तरफ रखूंगा तो इसने इस तरफ पॉइंट करना है, इधर रखूंगा तो इसने क्या पॉइंट करना है, इस तरफ पॉइंट करना है, इधर रखूंगा तो क्या करेगा जी, ये इस तरफ पॉइंट करेगा। अभी ये मैं आपको ना एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बता रहा हूं, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा, लेकिन यूं समझिए कि मैं लैब में कर आया हूं, मैंने देख लिया वहां पे क्या हो रहा है, आपको बता रहा हूं जी क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड पे उसका एक लॉ भी निकाल लेंगे, इधर आएगा, अगर इधर उसकी बैक साइड पर रखूंगा तो क्या होगा, उधर रखूंगा तो इधर आएगा, इधर रखूंगा तो इधर आएगा, इधर रखूंगा तो इस तरफ जाएगा, इधर रखूंगा तो ये लो जी। आई होप आपको नजर आ रहा है कि सारे नीडल्स क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में है जी, करंट है किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, ये सारे कैसे हैं, ये क्या है, करंट किधर जा रहे हैं, सारे क्या हो रहे हैं, ऐसे, मतलब इसके ऐसे घूम रहे हैं। देयर इज दिस रूल, राइट हैंड का ग्रिप रूल, देखो क्या कहते हैं भाईजान, क्या कर लें, या तो उसको थंब रूल कहते हैं या क्या कहते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल। ये वाला थंब है तो थंब रूल, ये ग्रिप है तो ग्रिप रूल, कि जी करंट जा रहा है किधर, करंट जा रहा है ऊपर, तो इसको ग्रिप करें ऐसे, थंब क्या, इसको आप थंब रूल बोलें या इसको ग्रिप रूल बोलें, क्या बोलें जी, व्हाट इज इट, दिस इज दैट कि जी करंट अगर ऊपर जा रहा था जी ऊपर, तो सर्कल्स कैसे हैं, सर्कल्स आर लाइक दिस, उधर से यूं, इधर से यूं, उधर से यूं। आई थिंक जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ गया होगा। इस ड्राइंग के नीचे क्या लिखेंगे आप, प्लीज टेल मी, ये कौन सी डायरेक्शन है, पैटर्न हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और जो डायरेक्शन है वो कौन सी वाली है, इफ द करंट इज अपवर्ड्स, तो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड इज किधर, इट इज क्या, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। काम करेगी इसके नीचे जाके, इसका जाके क्या लिखे दी, क्या सीन चल रहा है,
सीन ये चला जी, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स हैं, सिंपल इतना लिख दे जी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है जी, वो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज कब है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स कब है, इफ द करंट इज अपवर्ड्स, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो सर्कल्स ऐसे ऐसे, और अगर आप इसको हाथ में ऐसे ग्रिप करते हैं, सुनो भाई, अगर आप इसको हाथ में ऐसे ग्रिप करते हैं तो सर्कल्स कैसे हैं, आपसे एक सवाल है भाई, ये वाला पोर्शन जो 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 आउट ऑफ द फील्ड होता है, आपने कभी ड्राइंग में आपने बनाया होगा, वो आउट ऑफ द फील्ड को सॉलिड करते हैं, सॉरी आउट ऑफ द पेज को क्या करते हैं, आउट वाले को सॉलिड करते हैं, इन वाले को क्या करते हैं, इन वाले को डॉट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ जी मैं हाथ तो नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर आप हाथ ड्रॉ कर सकते हैं तो वैसे ड्रॉ कर ले, जैसे मैंने पेज दिया हुआ है आपको, उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हाथ ऐसे जा रहा है। अब मैं चाहता हूं मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये क्या है, इसको मैं सॉलिड करूंगा और अंदर वाले को मैं डॉटेड करूंगा। If the current is in the upward direction, you know फील्ड कैसे जा रही है, बाहर से इधर, Do you get this बच्चों? क्या आपका जो कर्ल ऑफ द फिंगर है, बस एक एरो बना दें काफी यार, वैसे one arrow is enough. हेलो भाई, ये आपकी पहली ड्राइंग आ गई कि आपका करंट ऊपर जा रहा था, तो कर्ल्स आपकी कैसी हैं, करंट ऊपर जा रहा है तो आपको क्या व्यू नजर आ रहा है, ये जो सर्कल है बाहर वाला नजर आ रहा है, अंदर वाला नजर नहीं आएगा, तो मैंने इसको सॉलिड कर दिया है और अंदर वाले को डॉटेड कर दिया है, और यूं करके सर्कल्स के जी ये बाहर से आके अंदर से जा रहे हैं। किसको मसला इस बात से, एनीवन? अच्छा, इसी का जब आप, ये कौन सा व्यू है जी, साइड व्यू। अब इसका टॉप से व्यू देखेंगे तो क्या होगा, अगर आप ये इसको साइड से देख रहे थे, अब आप कैसे देखेंगे, ऐसे ऊपर से, तो आपको क्या नजर आएगा, सर जी करंट ऊपर आता हुआ एक पॉइंट नजर आ रहा है, उसके इर्द गिर्द सर्कल्स नजर आ रहे हैं। देखिए जब मैं साइड से देख रहा तो क्या नजर आ रहा था, ये आपको साइड से नजर आ रही है, करंट ऊपर जा रहा है, पूरी वायर नजर आ रही है, सर्कल ऐसे नजर आ रहे हैं, जिसमें बल्कि एक सेकेंड यह एक बात लिखना चाहता हूं मैं, करंट किस एक्सिस में, करंट किस एक्सिस में भाई, वाई एक्सिस में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक काम करें, क्या इसको सिंबल दूं मैग्नेटिक फील्ड को, बी सिंबल देता हूं जी। कौन सा सिंबल, मैं बाद में बता दूंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या से किधर है मैग्नेटिक फील्ड, एक्स में नहीं, एक्स जी प्लेन में है। किसमें, इफ द करंट इज इन द वाई एक्सिस देन द फील्ड इज इन द कौन सा प्लेन, एक्स जी प्लेन, कॉल इट एक्स जी प्लेन। और ये मैंने इस पूरी सिचुएशन का कौन से वाला ड्रॉ किया हुआ है, साइड व्यू ड्रॉ किया हुआ है। ये बिल्कुल वैसा व्यू है जैसा कि उस ड्राइंग में बना हुआ है, बिल्कुल वैसा व्यू है जैसा कि वो यहां से मुझे एक चीज समझ आती है कि जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन करंट के क्या है, करंट के परपेंडिकुलर। यस, द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्या, इज परपेंडिकुलर टू क्या, इज परपेंडिकुलर। तो एक काम करें, एक और जुमला भी लिखें, द प्लेन ऑफ व्हाट, बल्कि ये जुमला इस ड्राइंग के साथ भी है, एक सेकेंड,
ये एक जुमला कॉमन है जी। किधर? एक और ड्राइंग मैंने क्या बनानी है, ये वाली। करंट किधर है भाई? ऊपर की तरफ नहीं, अभी करंट किधर है? नीचे की तरफ। तो थंब कैसे होगा? ऊपर? नो, थंब कैसे होगा? अगर थंब नीचे है तो सर्कल्स किधर जा रहे हैं? ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्या बनाऊं अभी? आई होप आपको ड्राइंग समझ आ रही होगी। बच्चों बातें नहीं करो ना यार। हेलो जी, व्हाट इज हैपनिंग? यहां पे करंट ऊपर था तो फील्ड ऐसी है, यहां पे करंट नीचे है तो फील्ड ऐसी है। ठीक है जी। ये वाला भी साइड व्यू है। ये दोनों जो व्यूज हैं कौन से हैं जी? बोथ ऑफ दीज आर साइड व्यूज, जिनमें याद रखिए कि क्या फीलिंग आ रही है कि द डायरेक्शन ऑफ क्या? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, या द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ना लिखिए, क्या लिखिए? द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है, द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, perpendicular to the current, perpendicular to the direction of current। ये लो जी, the plane of magnetic field is क्या? The plane of magnetic field is perpendicular to the direction of, perpendicular to the direction of current। क्या इस बात में किसी को परेशानी है भाई? Anyone? No? Okay। अब जो अगली बात है, इसी सीन का मुझे क्या करना है? इसी सिचुएशन का मैं आपको ड्रॉ करना चाहता हूं। क्या? टॉप व्यू। इसका टॉप व्यू क्या है? इसको अगर आप ऊपर से देखोगे, मतलब ये वायर आ रही है, ये करंट बाहर आ रहा है, ये राइट हैंड ग्रिप रूल है। करंट का मुझे पॉइंट नजर आएगा। बच्चों क्या नजर आएगा जी? जब ये ऊपर आएगा क्या नजर आएगा? इसका पॉइंट आएगा नजर। और ये क्या नजर आएंगे? तो क्या ड्रॉइंग बनाऊं? एक पॉइंट बनाता हूं, मतलब एक कॉपी है ना, मैंने कॉपी पे ड्रॉइंग बनानी, लेकिन ऊपर से बनानी है। तो एक मुझे पॉइंट नजर आ रहा है, दरम्यान में डॉट बनाता हूं, और उसके इर्द गिर्द सर्कल्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? तो एक काम कर लीजिए, इसी पूरी सिचुएशन का टॉप व्यू क्या है? इसके लिए मुझे पॉइंट, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, 3 सर्कल्स आर इनफ। लेकिन एक बात याद रखनी है, पहले सर्कल और दूसरे सर्कल का गैप अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे और तीसरे का गैप 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब गैप थोड़ा ज्यादा करना है आपको। जो मैंने आपको पेज दिया हुआ है उसमें भी गैप 1 2 3 4 सर्कल्स हैं। कितने सर्कल्स हैं? 4। पहला सर्कल उसने बहुत क्लोज बनाया हुआ है, दूसरे सर्कल में इधर बनाया है, तीसरा इधर बनाया है, चौथा इधर बनाया है। दिस इज द टॉप व्यू। इस टॉप व्यू में जब भी करंट आउट ऑफ द पेज आता है, क्या आता है जी? करंट, व्हेनेवर करंट इज आउट ऑफ द पेज, तो उसके लिए क्या क्या ड्रॉ करते हैं हम? एक डॉट। क्या ड्रॉ करते हैं जी? क्यों? ये वो अक्सर ओ लेवल में हम कहते हैं जी, वो अगर आप करंट इज समथिंग लाइक एन एरो, तीर मार रहा है कोई आपको, तो अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या नजर आएगा? आपको तीर का डॉट नजर आएगा। क्या नजर आएगा? और अगर करंट आपसे दूर जा रहा है, मतलब आप किसी को तीर मार रहे हो, तो आपको उसका बैक का क्रॉस नजर आ रहा होगा। तो यू नो व्हेन करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। व्हेन द करंट इज मूविंग इनटू द पेज, तो यू नो क्या करें जी? यहां एक छोटा सा नोट लिखेंगे कि डॉट इज यूज्ड क्या करने के लिए? टू रिप्रेजेंट द करंट that is out of the page।
आउट ऑफ द पेज के लिए आपने एक डॉट इस्तेमाल कर लिया है। और बिल्कुल इसके नीचे की ड्राइंग पे आता हूं। इसके नीचे आपको देखेंगे तो क्या होगा, करंट ऊपर की वजह नीचे जा रहा होगा, तो आपको क्या नजर आएगा, अगर वो एक एरो है, तीर है, तो तीर की बैक साइड नजर आएगी, वो क्या होता है, वो एक क्रॉस नजर आएगा आपको जी। तो लो जी, ये क्रॉस आ गया, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, ये लो जी। क्या करें जनाब साहब, ये किस काम के लिए जी, यहां क्या लिखूं, क्रॉस इज यूज्ड टू डू व्हाट, टू रिप्रेजेंट द व्हाट, द करंट दैट इज into the page, that is into the plane of the page, yeah, that is into the page, that is into the page. अच्छा, अब अगर आप इसके एरोज देखना चाहते हैं, प्लीज लुक एट दिस, दिस इज मूविंग आउट ऑफ द पेज, इफ इट इज मूविंग आउट ऑफ द पेज तो सर्कल्स कैसे बनाऊंगा मैं भी, ऐसे वाले जो उधर जाएंगे और इधर से नीचे आएंगे। किसको मसला इस बात से? और अगर मैंने यहां बताना है, यहां क्या है, करंट इज मूविंग इनटू द पेज, इफ द करंट इज मूविंग इनटू द पेज तो क्या करूं, वहां से सर्कल्स नीचे आ रहे होंगे। हेलो जी, अब आप इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, आप इस सिचुएशन को कहेंगे सर ये कौन सी सिचुएशन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। और ये वाली कौन सी सिचुएशन है, ये वाली क्लॉकवाइज सिचुएशन, ये वाली क्लॉकवाइज सिचुएशन। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब, हम क्या कह रहे हैं, हमने पैटर्न और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या, अ करंट कैरिंग कंडक्टर को सीख लिया है। आप अगर मुझे कुछ बताना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक चीज रह गई है कि सर इसका फार्मूला शर्मूला क्या होगा, उसके लिए शायद मैं अगले लेक्चर में जाऊंगा जी।